यार तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी समझा दूँ कि सर ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया। ओके, सर ने सबसे पहले ये लिखा कि सर ने कहा थ्योरी होगी 3 मार्क्स की, 7 मिनट करना होगा। पेंशन का क्वेश्चन होगा, ये मार्क्स लिखे हुए हैं और ये मिनट्स लिखे हुए हैं। 3 घंटे का पेपर है, टोटल तो 180 मिनट्स है। सही है। डेफर्ड टैक्स का भी क्वेश्चन आएगा, वो करना है। इन्वेंट्री का आएगा, फाइनेंशियल एसेट्स का आएगा, ये नहीं पता कैसे करना है। डिप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का आएगा, ये हमने किया हुआ है। और मॉडल्स में से कोई एक मॉडल आएगा, जो एक मॉडल करना होगा 10 मिनट का। सही है। फिर आएगा कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस, और ये होगा 120 मिनट का सवाल, 15 मार्क्स का। सही है। फिर सर ने स्टार्ट किया कि देखो, सर ने कहा कि देखो शायद ना 3 से 4 साल का डाटा गिवन होगा, और आप लोगों की मर्ज़ी है कितने साल का निकालना है डाटा। तो ये डिस्कशन बाद में होती है कि कितने साल का निकालना है, बाद में बताता हूँ। तो ना सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ना डेट कि ना 5 से 10 मिनट ना हमें डाटा को देखना है कि डाटा किस तरह का है, कि डाटा से जो हम चाहते हैं वो निकल सकता है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल हम एम स्कोर निकालना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास ये डाटा गिवन है कि एम स्कोर निकल सकता है। सर ने कहा ये डाटा को गौर से पढ़ना है। तो अगर सर ने कहा कि पर्पज़ लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करो, कि अगर सप्लायर का एनालिसिस है, इन्वेंट्री का इन्वेस्टर का एनालिसिस है, या कॉम्पिटिटर का एनालिसिस है, तो उस हिसाब से एनालिसिस करो। सही है। तो लेकिन सर ने बाद में बोला कि एक तो ये पर्पस गिवन होगा, पर्पस शायद नहीं गिवन हो, तो शायद गिवन हो तो सही है, अगर नहीं गिवन हो तो पूरा करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। तो सर ने कहा कि सबसे पहले आप गेट फेमिलराइज विद डाटा आप पहले आप डाटा को सही से पढ़ो। सही है। उसके बाद में सर ने कहा कि ना आपको ना ये कुछ चीज़ें करनी है, जिसको तो मैं मार्क भी कर लेता हूँ। सर ने कहा कि सारा डाटा गिवन होगा, कैलकुलेट एवरीथिंग। सर ने कहा हर चीज़ कैलकुलेट करना, बट डो नॉट सबकी हेडिंग्स मत देना, नहीं वेयर लगेंगी, हेडिंग्स मत देना, हेडिंग्स नहीं देनी। सही है। मैं थोड़ा जल्दी से समझा रहा हूँ। सब नंबर 1 सप्लायर का डाटा, सप्लायर वाला एनालिसिस करना है, अवेलेबल कैश वर्सेस रिक्वायर्ड वाला। फिर इन्वेस्टर का करना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो हमारे ग्रॉस मार्जिन रेशो वगैरह ये थे। फिर क्रेडिट, जब जो बैंक का करना है, लेवरेज निकालनी है और रेशोज़ निकालनी है, जो डेट टू एसेट, डेट टू इक्विटी छड़ने पे बताया था। अच्छा, फिर रेगुलेटर्स जो हैं हमारे लिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबिलिटी कैसे निकलेगी, ऑल्सिन और जी आर्टमेंट से। सर ने कहा इन दोनों में से कोई भी एक कर देना। सही है, कोई भी एक कर देना। उसके बाद सर ने कहा कि कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना है आप लोगों को, ये हेडिंग्स नहीं लेनी। सर ने कहा कि सब लिखना है, उसके बाद बताता हूँ क्या। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करना है तो ग्रोथ निकालनी है, सेल्स की ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल तो 2023 में 1 लाख सेल्स थी, 2024 में 2 लाख हो गई, तो कितने परसेंट ग्रोथ आई है, 100% ग्रोथ आई है ना सेल्स में। तो सर ने कहा ये सेल्स ग्रोथ हो गई है। कैपेक्स वो होता है जैसे आपका जो भी पीपीई में जो प्रॉपर्टी प्लांट मटेरियल जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें अगर इंक्रीज़ हो, फॉर एग्जांपल 2023 में ये बैलेंस शीट में होता है, 2024 में अगर ये 1 लाख का एसेट है पीपीई का, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का, और 2024 में ये 2,40,000 हो गया, तो ये कितने से इंक्रीज़ है, इसमें परसेंटेज नहीं निकालनी, इसमें नंबर होता है। तो 140,000 का इंक्रीज़ हुआ। सही है। 140,000 इंक्रीज़ हुआ कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपेक्स का मतलब होता है कि आपने एसेट लिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसका आपने उसका पर्पस जो होता है कि आप ग्रोथ के और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। सही है। उसकी ये हो गया, का पाँचवा हो गया। और आपका ये छठा हो गया कि कंपनी इट सेल्फ को क्या चाहिए। सही है। कंपनी इट सेल्फ के लिए आपको एफ स्कोर निकालना है, आपको डू पॉइंट एनालिसिस निकालना है। सही है। डू पॉइंट एनालिसिस में अगर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ निकाल लेते, एसेट टर्न ओवर, इन्वेंट्री टर्न ओवर, है ना, इसमें निकाल लेते। तो अगर वो कम है तो उसको आपको वीकनेस से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सेगमेंट आता है। सेगमेंट में आता है कि भाई अगर आपके पास, सर ने कहा कि आपके पास ये गिवन होगा। सही है। दो आपके पास प्रोडक्ट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्सटाइल कंपनी है ना, तो एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, दो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके, एक रेडीमेड गारमेंट्स हैं और एक होम टेक्सटाइल्स है। सही है। तो अगर रेडीमेड टेक्सटाइल का प्रॉफिट 4% होगा, और होम टेक्सटाइल का प्रॉफिट 27% होगा, जो यहाँ पे गिवन है ये वाला, तो जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा,
जिस प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसको उसको हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो इसको सेगमेंट एनालिसिस कहते हैं। प्रॉफिट है गिवन होगा, आपको एनालिसिस करना होगा। यहाँ का प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और फिर सेगमेंट एनालिसिस करना होगा। सही है। ये कंपनी इट सेल्फ का रेशो चल रहा है। देखो भाई, ये ना अलग अलग है, सप्लायर का अलग है, इन्वेस्टर का अलग है, क्रेडिट का अलग है, और हेडिंग्स नहीं देनी। ये सब कुछ करना है, कंपनी इट सेल्फ का करना है, डुपॉन्ट एनालिसिस निकालना है। जो भी डुपॉन्ट एनालिसिस में कमज़ोर हो उसको वीकनेस से कनेक्ट करना है, और वीकनेस से अभी नहीं कनेक्ट करना। उसका जो थर्ड पॉइंट है कॉमन साइज, कि आप जो मतलब अब आपको ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, उसको परसेंटेज में करना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ सेल्स करना है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स मतलब अगर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 है और 1 लाख सेल्स हैं आपकी, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ? 50% हुआ ना मेरे ख्याल से ऑफ द सेल्स, 50% ऑफ सेल्स। तो मतलब हम ये शो करेंगे ना, COGS इक्वल टू 50% ऑफ सेल्स। इसी तरह आप टर्म्स ऑफ एसेट्स हैं, अगर करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 5 लाख हैं और आपके टोटल एसेट्स 10 लाख हैं, सही है, 10 लाख हैं, तो मतलब इसके ये शो हो रहा है ना, करंट लाइबिलिटी इज़ 50% ऑफ टोटल एसेट्स। तो मतलब इस तरह से एनालिसिस करना हो, कॉमन साइज निकालना होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ ये करना होगा। देखो मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट है। इसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के परसेंटेज निकालोगे, ग्रॉस मार्जिन निकाल लोगे। मतलब ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज वो तो निकलती ही निकलती है, वो तो पहले भी आप निकालोगे। नेट मार्जिन का निकाल लोगे, एक्सपेंसेस का निकाल लोगे। सही है। और बैलेंस शीट में आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें, करंट एसेट्स करना है, नॉन करंट एसेट्स करना है, इक्विटी करना है, NCL करना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, बस और कुछ भी नहीं करना। सही है। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर सर ने ना इसको फर्दर ना डिवाइड किया, कि सर ने कहा कि भाई देखो, इसको ना डिवाइड, इसको ग्रुप करो। सही है। वी नीड टू मेक सेंस ऑफ इट, सो लेट्स ग्रुप एवरीथिंग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने सबसे पहले आपको, है ना, निकालने हैं ना, बिकॉज आपको इन्वेस्टर के लिए निकालने हैं, वो कर लो आप। लिक्विडिटी के लिए आपको बैंक के लिए करना है, वो निकाल लो आप। इस तरह से आप करो। फिर आपको सेल्स ग्रोथ एंड कैपेक्स निकालना है। और सर ने इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? द कंपनी हैड ह्यूज कैपेक्स ग्रोथ एंड अगर अगर मिसाल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे कि द कंपनी हैड अ ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ एंड इट हैज़ शोन इम्पैक्ट ऑन सेल्स फ्रॉम दिस ईयर एंड कॉम्पिटिटर शुड बी अवेयर। एज अ कॉम्पिटिटर शुड बी अवेयर। बस इतना एनालिसिस होगा। अगर डू पॉइंट एनालिसिस करना है, सही है, और मतलब सर ने इसको डिवाइड किया कि आपका इस तरह ग्रुपिंग करनी है। फिर सर ने कहा ये ना करना, ये आपका ये जो पूरा एक पेज है ना, ये पूरा पेज है, ये आपका पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट आपका मॉडल्स है। सर ने कहा कि Z स्कोर, O स्कोर, F स्कोर है। और जो ये जो सप्लायर वाला है ना, सप्लायर का सीन जो अवेलेबल कैश वर्सेस रिक्वायर्ड कैश है, ये भी लिक्विडिटी मॉडल सर ने इसको नाम दे दिया। सही है। मॉडल्स के सर ने कहा कि सेगमेंट और कॉमन साइज़ करना है आपको, कि सेगमेंट कौन सा बेहतर है। जो रॉ मटेरियल और होम टेक्सटाइल्स का बताया मैं तुम्हें, कि जिस भी प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये बताया ना मैं तुम्हें। वेट बताया था मैं तुम्हें। ये रहा ना, कि अगर रेडीमेड गारमेंट्स में 4% का प्रॉफिट होगा तो उसको तरजीह देनी है। अगर होम टेक्सटाइल में ज़्यादा प्रॉफिट है 27% का, तो उसको ज़्यादा तरजीह देनी है एज कम इन कंपेयर टू रेडीमेड गारमेंट्स जिसमें से 4% का प्रॉफिट है। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसको ज़्यादा तरजीह देनी है ना। सही है। और फिर आखिर में जो ये सेगमेंट करना, कॉमन साइज बताया जो परसेंटेज में करना है हमें। फिर स्टोरी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। फिर सर ने कहा कि इन सारे रेशोज़ की ना आपको इंटरप्रिटेशन लिखनी है। सही है। और सर ने ना फिर इसको सर ने कहा कि और ना रेशोज़ जो है ना, अगर तुम लोगों के पास 4 साल का डाटा गिवन हो या जो 8 साल का भी गिवन हो, जितने का भी गिवन हो ना, तो रेशोज़ ना तुम लोग 2 साल के निकालो, और मॉडल ना 1 साल का, करंट ईयर का निकालो, करंट ईयर। और जो रेशोज़ है ना वो आप करंट और प्रीवियस ईयर के निकाल लो। सही है। और सर ने कहा ये भी ना आप लोगों की चॉइस है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप लोगों की चॉइस है। अगर जो मॉडल्स है ना, जो मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप Z स्कोर निकाल लो, सिर्फ F स्कोर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, O स्कोर निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ निकाल लो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हर चीज़ निकालते रहो। सही है। सर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है आप पूरी चीज़ निकालो, आप मतलब इसमें से एक चीज़ निकाल लो, इसमें कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ निकाल लेते हो, आप इसको यहाँ पे लिख लो, इंटरप्रिटेशन में लिख लो इसकी, जो भी इसकी आती है बैंक्रप्सी की, जो भी 1 पॉइंट जो भी आज का आता है Z स्कोर का,
और आप अब आप देखो टाइम अगर आधा घंटा है, अच्छा आधे घंटे में वो स्कोर भी निकाल दो, वो घंटे पे वो स्कोर निकालो, पे वो स्कोर को यहाँ पे स्टोरी में इंटरप्रेट करो। सही है भाई। सर ने ना इसको इस तरह लिखा है, जैसे रेशोज़ के सर ने कहा है कि सर ने टाइम्स लिखे थे, हाँ ये देखो 30 मिनट्स यहाँ पे लिखे हैं सर ने। इसको ऐसे ऑल्सन वाले मॉडल को 20 मिनट, जी मॉडल को 10 मिनट, एफ स्कोर को 5 मिनट। सर ने इस तरह लिखा, सेगमेंट इन कॉमन सेंस 15 मिनट, स्टोरी 15 मिनट। सर ने कहा 1 घंटे में हो जाएगा तुम लोगों का। मैंने कहा नहीं है सर। अच्छा सर पे सर ने सर को ना सबने कंप्लेन की कि सर आप देखें इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, इनका ग्रोथ मार्जिन निकालना होता है कि ग्रोथ कैसे निकालेंगे। अब सर ने ये बता रहे हैं, सेल्स ग्रोथ बता रहे हैं। अब सेल्स ग्रोथ देखो ना, सर ने कहा कि भाई देखो अगर तुम ये कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, तुम लोग सीधा ये भी तो कर सकते हो 109/86, इसके करीब करीब ही आंसर आएगा, 25.9 ही आएगा। देखो यहाँ इसको ये पूरा हमने किया ना जब कैलकुलेट, जब हमने ये इसको 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 इससे डिवाइड किया था तो ये आंसर आया। फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ कट की ना, ये सारी वैल्यूज़ कट की और इससे किया तो 25.9 आया। तो 0.05 का फ़र्क आया। सर ने कहा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ने कहा कि ऐसे एनालिसिस करो, तुम लोग ऐसे एनालिस्ट सोचो। सही है, अब समझ आई बात। अब मैं फिर से एक दफ़ा ना रिवाइज करके बता रहा हूँ। ये जो पार्ट में तुम्हें समझाया ना कि ये जो सप्लायर वगैरह का समझाया, जो इन्वेस्टर क्रेडिट्स एंड कॉम्पिटिटर्स का, ये सब कुछ पार्ट है इसका। सही है, ये सब कुछ पार्ट है इसका कि हमें इसमें ये निकालना है, हमें इसमें ऑल्सन निकालना है, इसमें रेशोज़ हैं, इसमें तो हमने किया भाई, ये तो मिड से पहले किया था हमने। सही है ये, लेकिन ना सर ने इसको ना फर्दर, सर ने ये जो पूरा है ना, सर ने इसको फर्दर ना ग्रुप कर दिया है। सर ने इसको फर्दर ग्रुप किया इसमें कि नंबर 1 रेशोज़ निकालो, नंबर 2 मॉडल्स, नंबर 3 सेगमेंट एनालिसिस, नंबर 4 स्टोरी। वो वाली जो पूरी चीज़ है ना, उसको भी सर ने ना उसको मतलब कॉम्प्रहेंसिव कर दिया है। कॉम्प्रहेंसिव नहीं बल्कि सॉरी प्रिसाइज कर दिया है। ठीक है, आई होप अब समझ आ गया हो।